अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के बारे में बात करूँगी। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो है बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। ये डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, 5 to 8% लोगों में मौजूद होता है और मेल्स के मुकाबले में फ़ीमेल्स जो हैं ये ज़्यादा इस डिसऑर्डर का शिकार होती हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो है ये एक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स की वजह से आता है। स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में आता है, जैसे कि और किसी भी लाइफ चेंजेस की वजह से स्ट्रेस आना भी बहुत कॉमन बात है। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में आने वाले चेंज में एडजस्ट ना कर पाएँ वो लोग इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक लड़की की शादी हो गई और वो शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही, बिल्कुल नए घर में गई है और हस्बैंड के रिलेटिव्स के साथ उसको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा एक बंदा है, उसकी जॉब हो गई है और वो अपने वर्क प्लेस पर अपने कोलीग्स के साथ, अपने नए बॉस के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा, उसको मुश्किलात आ रही हैं। इसके अलावा अगर एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम पेश आ रही है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चेंजेस की वजह से आ सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ों की वजह से किस तरह स्ट्रेस आ सकता है, मसलन अगर किसी की जॉब में प्रमोशन हो गई हो, वो वैसे तो बहुत खुश है कि उसकी प्रमोशन हो गई है, लेकिन उसको कुछ अर्से बाद ऐसा महसूस होगा कि प्रमोशन होने के बाद उस पर काम का लोड ज़्यादा आ गया है, या वो खुद को इस प्रमोशन के काबिल ना समझता हो, या वो एडजस्ट ना कर पा रहा हो अपनी नई पोजीशन पर, तो इससे भी स्ट्रेस आ सकता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की पोजीशन आ गई है, अगर उसने टॉप कर लिया है, तो कुछ अर्सा तो वो बहुत खुश रहेगा कि उसने टॉप कर लिया है, लेकिन बाद में यही खुशी जो है उसके स्ट्रेस की वजह बन जाएगी। वो इस तरह के बाद में उसको महसूस होगा कि उस पर पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा है या घर वालों का प्रेशर ज़्यादा है कि उसने नेक्स्ट क्लास में भी उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तो उस पर पढ़ाई का लोड ज़्यादा आ जाएगा, जिससे वो स्ट्रेस में आ सकता है। इन सब चेंजिंग की वजह से लाइफ में स्ट्रेस आ सकता है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की सिम्टम्स क्या होती हैं जो हैं ये डिप्रेशन के सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं, जैसा कि होपलेसनेस फीलिंग्स आ जाती हैं, काबिल ना समझना, मायूसी का शिकार, ऐसी चीज़ में दिलचस्पी महसूस ना होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना। डिप्रेशन की सिम्टम से मिलती जुलती सिम्टम्स होने की वजह से इस डिसऑर्डर को सिचुएशनल डिप्रेशन भी कहा जाता है। अवा इस डिसऑर्डर को स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिंड्रोम भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि इस डिसऑर्डर के शिकार जो लोग होते हैं वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, किसी भी स्ट्रेस के जवाब में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं और उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। अपनी लाइफ में आने वाले किसी भी चेंजिंग इवेंट को वो कोप नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते उसमें, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसकी जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, वो हर इंसान में मुख्तलिफ हो सकती हैं। बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस आ जाती हैं, जैसा कि दिल उदास रहता है, होपलेसनेस की फीलिंग्स आती हैं, काम में दिल नहीं लगता, बार रोना आता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है। उनके काम हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। ड्रॉप बिहेवियर हो जाता है, किसी भी काम या बातों को नज़रअंदाज करना, और सबसे कॉमन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर, यानी अपने से छोटी अथॉरिटी पर गुस्सा निकालना। आप किसी डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र हैं तो वर्क प्लेस पर अगर आपको अपने बॉस से डांट पड़ी है तो आपने वापस आकर अपने एम्प्लॉयज़ को डांट दिया, यानी जहाँ पर बस चले वहाँ पर अपना गुस्सा उतार लेना। सिवियर कॉजेज़ में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी बच्चे को घर वालों ने खेलने नहीं दिया या डांटा या मारा तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की, तो नॉर्मल सी थी, लेकिन वो इस पर ओवर रिएक्ट कर गया और उसने सुसाइड कर ली। मैंने बताया कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के और डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं ये मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनकी सिम्टम्स जो हैं वो परमानेंट होती हैं, यानी एक डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो जहाँ मर्जी चला जाए उसकी सिम्टम्स जो हैं वो वैसी की वैसी रहती हैं। डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होता। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है और उसको ऑफिस में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी सिम्टम्स ऑफिस में तो मौजूद रहेंगी, लेकिन घर आकर वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। तब उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता, उस पर कोई सिम्टम्स नहीं आती। इस तरह भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो 3 मंथ्स के अंदर नज़र आ जाते हैं, पर जैसे ही स्ट्रेसर रिमूव होना शुरू होता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी वैसे वैसे ठीक होता चला जाता है।
कॉजेज़ क्या होती हैं या रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाता है। एक बंदे के साथ एक इंसान के साथ कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ हो जिसे उसने एक्सपीरियंस किया हो और वो इसको कोप ना कर पाया हो, इसमें एडजस्ट ना कर पाया हो, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। हम ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे पहले साइकोथेरेपी है। थेरेपी में हम टॉक थेरेपी के जरिए एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को ट्रीट करेंगे। फैमिली थेरेपी की जाती है। हम काउंसलिंग के जरिए भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो मेडिकेशन का है कि मेडिकेशन के ज़रिए भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।